हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर कॉस्टिंग का एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वन ऑफ द इजीएस्ट लेसन है और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके कुछ ही क्वेश्चन से आप आराम से इसको अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे बताया है, और बेसिकली थोड़ा बहुत मैं बताऊँ तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अंदर वेरियस टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग तरह के जो है मेथड यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग का जो एक मेथड है, जैसे एक यूनिट कॉस्टिंग होती है जो एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग होती है जिसमें उनका काम कई सारे प्रोसेस से होकर ABC होकर कंप्लीट होता है, और उन्हीं में से एक आपका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को करने का ठेका लेता है, तो इसको हिंदी में ठेका खाता और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी काम को करने के लिए डील करता है कि वो इस काम को पर्टिकुलर इतने रुपयों में करके देगा, और उसके लिए जो है वो व्यक्ति जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया फिर वो उसको उस राशि का भुगतान करेगा। तो हम यहाँ पर फंडामेंटली बात करेंगे उस व्यक्ति की, ठेकेदार की, कॉन्ट्रैक्टर की, जो अपने काम को पूरा करेगा, उसमें वो क्या क्या एक्सपेंसेस करता है, क्या क्या उसकी सेविंग्स होती है, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, उसके लिए वो कौन सा अकाउंट बनाता है। तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर जो है वो क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो इसका बनाया है, तो इसका फॉर्मेट मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। लेसन के लगभग पीछे के एक टॉपिक जो है नियरली कॉम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जिसमें भी ये फॉर्मेट तो बेसिकली काम आएगा, तो सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। यही इस लेसन का जो है अच्छा एक प्लस पॉइंट है, और इसीलिए ये लेसन मैं करा रहा हूँ जिससे आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और इस साल जो परिस्थिति है उसमें अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन का आता है तो 15 नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ाकर यूनिवर्सिटी ने इस बार JNU ने 23 मार्क्स कर दिए। तो 23 मार्क्स में अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट टाइप है, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन इसका बनता है और आराम से आप इसको समझकर सीख सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग होता है जिसके अंदर डेबिट साइड पे अपन सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो हमारी सेविंग है, इनकम है, उन सबको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले है टू मटेरियल परचेज या इश्यू टू जॉब। देखिए दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। एक तो छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको हर बार पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, जो भी काम करना है उसके लिए वो परचेज करता है। और कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि अपने गोदाम के अंदर सारी चीज़ें खरीद कर रख लेते हैं, अच्छी रेट पर मिल जाए या ज़्यादा मात्रा में खरीदने पर उनको डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए वो ये चीज़ करते हैं। तो वो उसको जो है बेनिफिट के तौर पर मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं कि मटेरियल खरीदते नहीं। इश्यू टू जॉब, जॉब का मतलब यहाँ पर उस काम से है जिसको हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई मकान बनाने का ठेका लिया है, तो ये मकान हमारे लिए एक तरह का क्या है, जॉब है। फिर उसके बाद सेकंड जो बड़ा खर्चा होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो होता है वेजेस का। कि जैसे पता है, आप एक दिमाग में माइंड सेट कर लें, जैसे कि आप सोचें कि भाई हमारा घर बन रहा है, तो घर बनने में ठेकेदार क्या क्या खर्चा करता है, किस किस तरीके से वो चीज़ों को जो है वहाँ लगाता है, लाता है और अपने काम को पूरा करता है, बस वही चीज़ें बस यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बेसिकली आती है। सेकेंड नंबर पर है वेजेस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें मान लीजिए करीब 50 to 60% तो आपके जो है वो केवल जो है वो क्या लग जाता है, मटेरियल, और 20-30% समथिंग जो है वो आपके लग जाती है वेजेस, और बाकी के छोटे बड़े खर्चे जो होते हैं वो 5-10% होकर आपका जो घर है या फिर जो भी व्यक्ति जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसको वो कंप्लीट करता है। तो वेजेस जो है, वेजेस है, लेबर है, वो आपको यहाँ लिखनी है। अगर वेजेस का पेमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिस दिन बना रहे हो उस दिन तक कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड पड़ी है वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ड्यू भी होगी, दी नहीं, और अक्रूड का मतलब है कुछ दिन की बनी लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुई, तो दोनों को जोड़ेंगे। और इसके अंदर जो 11th का आपका बेसिक रूल था करंट ईयर लास्ट ईयर को फॉलो करना ही है। यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सा वाला है, करंट ईयर का, और अगर ये पिछले साल का हो या बिगिनिंग का हो तो ये ऐड की जगह पर इसमें क्या करेंगे, लेस। फिर उसके बाद प्लांट परचेज और प्लांट इश्यू, जैसे RCC की मशीन है, घसाई की मशीन है, RCC के लिए ग्राइंडर चाहिए होता है, ऐसे करके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आजकल लगने लगे हैं हर चीज़ में, कटिंग फिटिंग के अंदर। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्लांट परचेज करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और या इश्यू करेगा। तो उसके पास पड़ी है RCC की जो मिक्सर की बड़ी सी मशीन है, वो खरीदी भी है, बस वो इश्यू कर देगा और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो वापस उसको मिल जाएगा। तो केवल उसका जो डेप्रिसिएशन होगा
उतना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन जो है वो क्या करने वाले हैं, शामिल। तो अगर खरीदा है तो परचेज लिखिए, और खरीद रखा है सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने दिया है तो वहाँ पे प्लांट इशू वर्ड इसमें लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि वो खर्चा पर्टिकुलर उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया गया। जैसे मान लीजिए उसके लिए आपने कोई डिज़ाइन बनवाया, मॉडल बनवाया, तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और कुछ ऐसा एक्सपेंस कि आपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है उन पर मिलाकर कोई एक्सपेंस किया हो, लाइक मान लीजिए कि कोई सुपरवाइजर है उसको लगाया आपने और वो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट का सुपरविजन करता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। कोई मशीन है वो हर जगह काम आती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम आती है, उसका अलग अलग अपन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट है। तो दैट मीन्स कि जो एक्सपेंस पर्टिकुलर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो डायरेक्ट कहलाता है, और जो कि कॉमन होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पर, तो वो एक्सपेंसेस आपका जो है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। तो कोई भी नाम हो, जैसे ऑफिस का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डेप्रिसिएशन है, या जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आप इसमें डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका है कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। तो एक्स्ट्रा जो है आप कुछ काम करते हो, एक्स्ट्रा वर्क डन करते हो, तो उस कंडीशन में कि मतलब कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले था नहीं और फिर आपको दिया गया, तो उसका खर्चा भी यहाँ लिखेंगे। टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो मेन आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके बाद छोटा बड़ा और कोई काम दे दिया, और वो एक एक्स्ट्रा काम के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर उसका भी पूरा अपन ग्राफ तैयार करेंगे कि भाई हाँ क्या आपने काम किया है और क्या आपको जो काम दिया गया था एक्स्ट्रा अब, तो उसकी सारी हिसाब किताब कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले आपने मकान बनाने का ठेका तो ले लिया, पर बाद में उन्होंने लास्ट में कहा कि मुझे एक और कमरा बनवाना है, तो उसके लिए पूरा अलग से आपको जो है वो वापस उसको रेट वेट जो भी है वो बतानी है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगा कि मेन के अलावा आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो चलिए लास्ट में आएगा, उससे पहले मैं क्रेडिट साइड में जो चीज़ें आती है वो आपको बताता हूँ। जैसे मटेरियल आप लगाते हो वो डेबिट पर आता है, लेकिन उसमें से जो बच जाता है मटेरियल एट साइड का मतलब कार्यस्थल पर, और या फिर इन हैंड भी कह सकते हैं, इसमें मेटेरियल इन हैंड या एट साइड दोनों में से कोई वर्ड आता है। फिर उसके बाद है प्लांट एट साइड। तो प्लांट एट साइड में ये ध्यान रखिएगा कि प्लांट एट साइड ही एक ऐसा मात्र एक आइटम है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, बल्कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका प्लांट एट साइड आएगा। जैसे लिखा होगा कि 1 लाख का प्लांट आपने लगाया और 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख में से 10% माइनस करेंगे और जो पीछे बचेगा तो वो आप यहाँ पर जो है बचा हुआ प्लांट एट साइड बाय साइड में लिख देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद मटेरियल और प्लांट सोल्ड। जैसे आपने जो मटेरियल और प्लांट लगाया था इसमें खरीद कर, और अब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है तो आप उसको बेच सकते हो। बेचोगे तो आपको उसमें लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखेंगे क्रेडिट में। और अगर प्रॉफिट होगा तो P&L के नाम से टू साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है वो अपन इसमें शामिल कर देंगे। तो लॉस होगा तो क्रेडिट और प्रॉफिट होगा बेचने का तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट। फिर मटेरियल एंड प्लांट रिटर्न। अब ये रिटर्न मीन्स कि अगर आपने खरीदा था या कहीं से लाए थे तो उसको आप वापस लौटा देंगे। लौटाने के भी 2 ऑप्शन है, एक तो स्टोर में लौटा दो वापस, जहाँ से अपना स्टोर है वहाँ से लेकर आए मशीन जो भी, और दूसरा होता है सप्लायर, यानी जिससे खरीदा उसी से लिया है। जैसे मान लीजिए सीमेंट के कट्टे RCC के लिए आपने 100 मंगवा लिए, काम कंप्लीट हो गया है लगभग और अभी 10 कट्टे बच गए आपके, तो उस समय आप ये भी कर सकते हो कि वो स्टोर में रखवा दो वापस, के बाद में काम आ जाएंगे, और या फिर सप्लायर को सीधा दे सकते हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो बाय साइड में जो भी आपने मटेरियल लगाने के बाद, प्लांट लगाने के बाद उसका फर्दर यूज हुआ, खराब हो गया, चोरी हो गया, रिटर्न कर दिया, वो सारा का सारा मटेरियल आपको रिड्यूस करते जाना है, इसलिए इन सब को अपन क्रेडिट करते रहेंगे। उसके बाद बाय P&L ब्रैकेट में मटेरियल एंड प्लांट लॉस्ट, यानी मटेरियल एंड प्लांट आपका लॉस्ट हो गया है किसी भी तरह से, जैसे कि फायर है, एक्सीडेंट है, या किसी भी कारण से अगर लॉस्ट हुआ है तो वो इसके अंदर आपको बाय P&L में लिखना है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है बाय कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टी कब वर्ड लिखा जाता है, जब वर्क फिनिश हो जाए, या इसको कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने मकान बनाने का ठेका दिया, मकान पूरा हो गया, 5 लाख रुपए में बनाया आपने, काम कंप्लीट हो गया, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा फिर क्रेडिट और डेबिट का उसको अपन को P&L में यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर। लेकिन मोस्टली ये होता है क्वेश्चन के अंदर भी कहें, और चाहे भले अपन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी 1 साल में कंप्लीट नहीं होता है, हमको उसमें थोड़ा टाइम लगता है।
खुद हम अपना घर भी बनाते हैं तो 1.5-2 साल उसके अंदर लग जाते हैं छुट करते करते। और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें ब्रिज के या ओवर ब्रिज और जो भी बनाते हैं तो उसमें तो बरसों लग जाते हैं। तो उसको उस कंडीशन में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फिल की जगह बाय वर्क इन प्रोग्रेस बाय WIP वर्ड लिखना है। और इसके अंदर WIP के अंदर 2 शब्द होते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि हमने तो काम कर दिया है और आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाइड भी कर दिया, भाई हमने काम कर दिया है, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड। पर अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि हमने काम कर दिया लेकिन आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाइड ही नहीं किया, उसने कहा कि नहीं ये काम तो हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में यही गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे आर्किटेक्ट जो है हमने किया है 10 लाख रुपए का काम और आर्किटेक्ट कह रहा है कि नहीं आपने 9 लाख रुपए का काम ही किया है, तो दैट मीन्स कि आपका जो काम था टोटल 1 लाख रुपए का, कि 10 में से 9 लाख का तो सर्टिफाइड हो गया और 1 लाख का सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो उसको अपन जो है वो क्या बोलते हैं, अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड मीन्स किया और आर्किटेक्ट ने कहा हो गया, और अनसर्टिफाइड का मतलब है किया लेकिन आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया, उसको अनसर्टिफाइड बोलते हैं। और जब आपका काम आधा अधूरा रह जाए, मतलब कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो अपन को यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो है वो निकालना है अब तक का, जिसको टोटल, और यहाँ पर इस लैंग्वेज के अंदर, इस लेसन के अंदर इसको नोशनल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, काल्पनिक लाभ, कि भाई काम तो खत्म हुआ नहीं, तो अभी तक जो प्रॉफिट हुआ उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कितना लाभ हुआ, लेकिन वास्तविकता में वो अपन को प्राप्त अभी तक हुआ ही नहीं, तो ये नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। इस प्रॉफिट को अपन बाय से यहाँ जो है बाय में लेकर आते हैं, बाय टोटल प्रॉफिट BD ब्रॉट डाउन, और इस प्रॉफिट में से जैसे मान लीजिए 4 साल का काम था, 1 साल का कंप्लीट हुआ, आपको भी 50,000 का प्रॉफिट अभी पहले साल में आपने जो खर्चे किए और जो आपकी बचत हुई या जो पैसे मिले उससे हुई, लेकिन अब इस प्रॉफिट को क्योंकि 4 साल पड़े हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता, कभी भी वापस आगे के सालों में कोई नुकसान हो जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए, तो इसीलिए हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही P&L के अंदर लेके जाएंगे और बचा हुआ कुछ हिस्सा जो होगा वो WIP के रिजर्व यानी वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के अंदर रखेंगे। लेकिन इसके रूल्स होते हैं पर्टिकुलर कि कब प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको लेकर जाना है और कब प्रॉफिट का कितना हिस्सा जो है वो आपको काम में लेना है। तो वो चीज़ आपको जो है मुझे इस वीडियो के बाद या अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद मुझे वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई P&L में प्रॉफिट जाने का क्या रूल होता है और कौन सी कंडीशन में कितना प्रॉफिट जाएगा। वैसे बेसिकली फंडामेंटली बताऊँ तो इसके अंदर ऑप्शन जो होते हैं, एक तो ये होता है कि आपने काम अभी लेस देन 1/4 किया, एक होता है कि 1/4 से ज़्यादा लेकिन आधे से कम, एक होता है आपका हाफ और मोर, आधे से ज़्यादा आपने काम किया, और एक होता है आपका लास्ट इसके अंदर नियरली कंप्लीटेड, कि आपका काम जो है वो लगभग पूरा हो गया। तो ये सारी कैटेगरीज होती है जिसका आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सी सिचुएशन में आप प्रॉफिट का कितना हिस्सा P&L में लेके जाएंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ बता दूंगा, उसके रूल्स भी, और साथ साथ पॉसिबली क्वेश्चन भी जो है वो आपको कंप्लीट करके बता दूंगा। थैंक यू।